यानी वर्तमान कोई प्रेजेंटेशन है, उसमें नई स्लाइड को इंसर्ट करना हो या डालना हो या इंडेट बढ़ाना हो तो हम उसके लिए कंट्रोल एम यूज करते हैं। माफ़ी चाहूँगा, कंट्रोल एम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब होगा कंट्रोल एम। जबकि कंट्रोल एन का मतलब होता है नई फाइल बनाना। कंट्रोल एन का मतलब न्यू फाइल क्रिएट करना और कंट्रोल एस का मतलब होता है फाइल को सेव करना। चलिए दोस्तों, ये पहला प्रश्न था, इसका उत्तर नंबर 2 कंट्रोल एम होगा। लिए चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ALU का पूरा नाम हमें बताना है। दोस्तों, ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन नंबर 1 होगा। वैसे आपको एक जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों, हमारे जो कंप्यूटर होता है उसमें एक होता है CPU, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कहते हैं कि CPU के 3 भाग होते हैं, उसमें से एक भाग होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों, यह एक प्रकार का डिजिटल सर्किट होता है और इसका उपयोग अंक गणितीय और तर्क संचालन में किया जाता है। यानी अंक गणितीय अर्थमेटिक जो समस्याएं होती है उनका सॉल्यूशन करने के लिए और तर्क का संचालन करने के लिए काम में लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, लाइब्रेरियन ग्रेड 3, जो कि अभी हाल ही में ये पेपर हुआ था 2020 में। दोस्तों, इसमें सितंबर 2020 में पूछा गया, 19 सितंबर को। उसमें कंप्यूटर का दिमाग पूछा गया। तो दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग हम प्रोसेसर को कहते हैं, जबकि कंप्यूटर का मस्तिष्क हम CPU को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सेल सीमा G2 से M12 के बीच के लिए सेल संदर्भ क्या होगा? दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है और इस प्रश्न का जवाब भी बहुत अच्छा होगा। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या होता है। सबसे पहले आप चलिए दोस्तों इस प्रश्न का जवाब लेकर के, ये होगा इसका उत्तर और M12 उत्तर नंबर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेल सीमा क्या होती है, सेल संदर्भ क्या होता है, इन सब की बात करेंगे। दोस्तों, आपको एक जानकारी देनी है MS एक्सेल के बारे में। MS एक्सेल जो होता है उसमें एक सेल होता है। वैसे MS एक्सेल के अंदर जो सेल होता है ये एक प्रकार का आयताकार बॉक्स होता है। ठीक है, इस आयताकार बॉक्स में खड़ी जो ये होते हैं डब्बे खड़े, इनको हम बोलते हैं। वैसे जो खड़े डब्बे होते हैं इसको हम स्तंभ बोलते हैं। आड़ी रेखाएं अर्थात इस प्रकार, इनको हम पंक्तियां बोलते हैं। यानी एक स्तंभ और पंक्ति मिला करके एक आयताकार डब्बा जो बना है इसको हम सेल कहते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, जो स्तंभ होते हैं यानी ये वाले, ये स्तंभ, ठीक है, इनको वैसे हम क्या कहते हैं? कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। ठीक है दोस्तों, ये जो कॉलम होते हैं, स्तंभ जो होते हैं, इन पे अक्षर लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक डब्बा बना MS एक्सेल में। ठीक है, ये लीजिए, ये एक डब्बा बनेगा। मान लीजिए इस प्रकार से ये डब्बे बने हैं, इनको सेल कहते हैं। दोस्तों, इसके लिए लिखा जाता है 1 2 3 4, यानी स्तंभ में 1 2 3 4 होता है और इधर ABCD A B C D और E इस प्रकार से ये होता है। तो यानी पहला जो सेल बना है ये होता है A1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दूसरा बना ये हो जाएगा A2, तीसरा बना A3। ये सेल होते हैं दोस्तों, इनको हम सेल कहते हैं। ठीक है, यानी अक्षर और संख्या को मिलाकर के सेल का निर्माण होता है और MS एक्सेल में ये प्रयुक्त होते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ क्या होगा, तो उत्तर नंबर 3 होगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिए चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। 124 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं डेटाबेस सर्वर। दोस्तों, एक डेटाबेस होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जो कि अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को डेटाबेस सुविधाएं प्रदान करता है। दोस्तों, डेटाबेस सर्वर जो है वो आमतौर पर मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर होते हैं जिन पर बहुत सारी मेमोरी इस्तेमाल करते हुए डाटा का भंडारण किया जाता है, यानी जानकारी का संग्रहण
कहलाता है डेटाबेस सर्वर। और यहाँ से दूसरे सिस्टम में यानी कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम और कुछ डेटाबेस को स्थानांतरित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है 125 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों दिनांक और समय प्रदर्शित होता है, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सिस्टम ट्रे। चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कंप्यूटर के बारे में। ये हमारा कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर डेस्कटॉप जो है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जो डेस्कटॉप होता है, ये स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, इसके निचले सिरे पर यहाँ पर एक पट्टी होती है आयताकार, ठीक है दोस्तों। यानी कंप्यूटर के अंदर ये जो पट्टी होती है इसको हम कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं दोस्तों? टास्क बार। ये टास्क बार के अंदर तीन चीज़ें होती है। नंबर एक होती है दोस्तों कार्य बटन क्षेत्र, जो यहाँ होता है। बीच में यहाँ पर कुछ फाइलें खुलती है जिनको बोलते हैं त्वरित लॉन्च बार। और दोस्तों यहाँ एक पट्टी होती है जिस पे दिनांक लिखी होती है, समय लिखा होता है, समय चलता रहता है, दिनांक लिखी होती है, उसको बोलते हैं सिस्टम ट्रे। यानी कंप्यूटर में एक टास्क बार होती है जो कि डेस्कटॉप के जस्ट नीचे चलती रहती है, ठीक है। एक प्रकार की टूल बार होती है दोस्तों। आमतौर पर ये कंप्यूटर स्क्रीन के निचले बोर्ड के साथ चलती है, ठीक है। और इसके तीन भाग होते हैं। पहला भाग कार्य बटन क्षेत्र होता है, दूसरा त्वरित लॉन्च बार होता है, और तीसरा जो यहाँ वाला राइट हैंड की तरफ लास्ट टास्क में होता है सिस्टम ट्रे। यहाँ पर समय और दिनांक प्रदर्शित होती है। चलिए दोस्तों, ठीक है। ये चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। 126 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन फ़ॉन्ट स्टाइल अंदाज नहीं है? दोस्तों इनमें से कोई एक है जो फ़ॉन्ट स्टाइल अंदाज नहीं है, जिसको हम देखेंगे। चलिए दोस्तों 126 नंबर क्वेश्चन जो है ये फ़ॉन्ट स्टाइल से संबंधित है, तो इसमें उत्तर नंबर आ जाएगा सुपरस्क्रिप्ट, उत्तर नंबर 4 होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 127 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? दोस्तों यांत्रिक, वैद्युतिक और इलेक्ट्रो और लेज़र। याद रखें कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम सीडी कहते हैं। दोस्तों सीडी हम जानते हैं कि पहले के ज़माने में कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी का उपयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मूवी और गेम आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता था, ठीक है दोस्तों। आजकल सीडी का स्थान जैसे डीवीडी ने ले लिया, ब्लू रे एक्सरे ने ले लिया और यूएसबी स्टोरेज डिवाइस ने ले लिया है, ठीक है। तो इनमें यानी सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क में लेज़र प्रयुक्त हो जाता था दोस्तों। क्या प्रयुक्त होता था? लेज़र तकनीक काम में ली जाती थी। वैसे आपको याद रखना है सीडी का आविष्कार जेम्स रूसेल ने किया था दोस्तों। किसने किया था? जेम्स रूसेल ने। कब किया? तारीख आप बता सकते हैं तो बता दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। ये अमेरिका के थे, ठीक है। चलिए दोस्तों ये चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 128 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए 128 नंबर क्वेश्चन में है यूआरएल से क्या तात्पर्य है? दोस्तों यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उत्तर नंबर 3 होगा। दोस्तों जब किसी हम वेबसाइट को या किसी पेज को सर्च करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, सर्च करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस पर उसका एड्रेस डालते हैं, और वो एड्रेस ही अपने आप में क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है दोस्तों। यानी यूआरएल क्या करता है? किसी वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है, वेब पेज पर हमें ले जाता है। इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेबसाइट का एड्रेस जो होता है वो यूआरएल होता है। कहते हैं कि 1994 में पहली बार यूआरएल की शुरुआत हुई थी दोस्तों, और ये यूआरएल शुरू किया टिम बर्नर्स-ली ने। किसने शुरू किया? टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ये होता क्या है यूआरएल। चलिए हम बात करते हैं यूआरएल की। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप देखेंगे क्या होता है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे, मैंने लिखा यहाँ HTTP और ये, इसके बाद में मैंने लिखा www.google। चलिए मैंने यहाँ गूगल की बजाय लिखा गुरु ज्ञान पब्लिकेशन। क्या लिखा? गुरु ज्ञान publication.com, ठीक है। ये मैंने एक वेबसाइट लिखी है दोस्तों, ये मेरी वेबसाइट है गुरु ज्ञान पब्लिकेशन की। कैसे लिखिए? HTTP और 2 बार ये / www.gurugyanapublication.com, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, ठीक है दोस्तों। ये एक प्रकार की वेबसाइट है। और अब हम इस पर यूआरएल की बात करेंगे तो इस पूरे एड्रेस को क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूआरएल।
अब इस URL में 3-4 चीज़ें होती है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे इसकी, HTTP, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद में मैंने लिखा www, दोस्तों इसका नाम होता है, ये सब डोमेन होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद में मैंने लिखा था डॉट लगा के गुरु ज्ञान पब्लिकेशन। दोस्तों गुरु ज्ञान पब्लिकेशन वास्तविक डोमेन होता है। किसी वेबसाइट का एड्रेस जो होता है उसमें वास्तविक डोमेन कौन होता है, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन जो है वो है। और अंत में लिखा मैंने .com। दोस्तों कई बार .com भी होता है, कई बार .in भी होता है, कई बार .gov भी लिखा होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, टॉप लेवल के डोमेन कहलाते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं, URL कहते हैं दोस्तों। यानी किसी वेबसाइट का अद्वितीय नाम होता है या पता होता है, ये जिसमें इंटरनेट पर जाना पहचाना और उपयोग किया जाता है, इसे ही URL कहते हैं। चलिए दोस्तों 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने हेड आउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कल हेडर और फुटर क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था हेडर और फुटर। दोस्तों MS वर्ड और MS एक्सेल में हम कोई डॉक्यूमेंट जब तैयार करते हैं तो डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर कोई सूचना देनी होती है, जैसे किसी कंपनी का नाम, उसका टाइटल, लोगो, डेट, मोबाइल नंबर आदि। इसको दर्शाने के लिए हेडर और फुटर काम में लेते हैं। वैसे हेडर उस पेज के ऊपर होता है, ऊपर का भाग होता है, और फुटर जो होता है उस पेज के नीचे का भाग होता है। ठीक है दोस्तों, ये थे हेडर और फुटर। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या काम में लिया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, हेड आउट मास्टर। क्या होगा, हेड आउट मास्टर, उत्तर नंबर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, हेड आउट मास्टर के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी हेडर और फुटर को तो जोड़ भी सकते हैं, साथ ही साथ किसी का बैकग्राउंड यदि चेंज करना हो तो हेड आउट मास्टर के द्वारा हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे हेड आउट मास्टर MS पावर पॉइंट में यूज होता है दोस्तों। इसमें यूज होता है MS पावर पॉइंट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 130 नंबर। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट और अथवा कस्टम घूर्णन पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। वैसे कस्टम एनिमेशन टास्क पेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा एड इफेक्ट, उत्तर नंबर 1। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। 131 नंबर। प्रेजेंटर यानी प्रस्तोता पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है, केवल निम्न को छोड़कर। दोस्तों जो प्रेजेंटर होता है, वो जो प्रेजेंटर पर जो उपलब्ध स्लाइड शो होता है वो केवल और केवल ट्रांजिशन कमांड को छोड़कर सभी को समाहित करता है। यानी उसमें क्या क्या होता है, स्पीकर नोट कमांड होती है, मीटिंग रिमाइंडर कमांड होती है, नेविगेशन कमांड होती है, लेकिन ट्रांजिशन कमांड नहीं होती। उत्तर नंबर 1 होगा। चलिए दोस्तों 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर सिस्टम टाइम और दिनांक डेट गलत प्रदर्शित हो रही है तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर होता है, जिसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, सिस्टम ट्रे, जिस पर दिनांक होती है और समय होता है। कई बार सिस्टम में दिनांक और समय गलत होता है, उसको हम रीसेट करके सही करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या काम में लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या काम में लेंगे दोस्तों, इसमें कंट्रोल पैनल, क्या काम में लेंगे, कंट्रोल पैनल काम में लेंगे। इस प्रकार से उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। कंट्रोल पैनल के द्वारा हम क्या करेंगे, तो समय और दिनांक को सही कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 133 नंबर क्वेश्चन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था। दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब काम में ली जाती थी। कहते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1945 में आए बाज़ार में। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे दोस्तों, ये बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे और इनमें वैक्यूम ट्यूब काम में ली जाती थी, और मेमोरी के तौर पर इसमें चुंबकीय टेप और पंच कार्ड काम में लिए गए थे। दोस्तों मेमोरी के लिए क्या काम में लिए गए, चुंबकीय टेप और साथ साथ में पंच कार्ड काम में लिए गए थे। उत्तर नंबर इसका क्या होगा दोस्तों, आप उत्तर नंबर 2 होगा। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन हो गया। 134 नंबर देखते हैं। गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बिट, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है, बिट, इसमें 2 डिजिट होती है, 0 और 1, जिसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। अब इससे बड़ी होती है निब्बल। दोस्तों निब्बल दूसरी सबसे बड़ी मेमोरी की इकाई। एक निब्बल बराबर होती है 4 बीट। कितनी बीट होती है, 4 बीट। दोस्तों निब्बल के बाद होती है बाइट। याद रखें, एक बाइट, ये एक बाइट जो होती है उसके बराबर होती है 8 बीट। कितनी बीट होती है, 8 बीट। अब बात करेंगे दोस्तों, सबसे छोटी हुई बीट
उसके बाद में हो गई आपकी निब्बल, और उसके बाद में हो गई आपकी बाइट, और बाइट के बाद में हो जाएगी केबी, केबी के बाद में हो जाएगी एमबी, एमबी के बाद में हो जाएगी आपकी जीबी, जीबी के बाद में हो जाएगी टीबी। ठीक है दोस्तों, आप टीबी हो गई, और उसके बाद में आपकी आ जाएगी टीबी के बाद टीबी, ईबी, उसके बाद में ईबी, और बाद में जेडबी, और अंत में वाईबी। आप इनकी फुल फॉर्म देख सकते हैं। केबी का मतलब किलोबाइट, एमबी का मतलब मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, और पेटाबाइट, एक्साबाइट, और जेटाबाइट और येटाबाइट। ध्यान रहे, येटाबाइट सबसे बड़ी मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको याद रखना है हमारा जो क्वेश्चन है गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है। दोस्तों गीगाबाइट यानी ये 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB होगा। तो हमारा ऑप्शन देखो दोस्तों, गीगाबाइट से तात्पर्य ये रहा मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर MB, मेगाबाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 गीगाबाइट बराबर 1084 MB, मेगाबाइट, उत्तर नंबर 3। चलिए दोस्तों 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आपके प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध कराता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑडियंस हेड आउट। इस प्रश्न का जवाब होगा ऑडियंस हेड आउट। ये जैसे ही आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो इसमें मुद्रित प्रतिलिपि तैयार हो जाएगी दोस्तों, उत्तर नंबर 3 होगा। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में कौन जाना जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा प्राइवेट इंक्रिप्शन, उत्तर नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा और फाइल्स का स्थानांतरण किया जाता है। दोस्तों ये रहा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जो कि दो सिस्टम के बीच फाइलों के आदान प्रदान करने के लिए सेट ऑफ रूल्स यानी कुछ नियम निर्धारित करता है। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में कब संशोधित किया गया। दोस्तों संशोधित कब किया गया, 138 नंबर क्वेश्चन में आपको जानकारी देता हूं दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ईस्वी में आया। ठीक है, और ये लागू हुआ 17 अक्टूबर 2000 ईस्वी को। बाद में इसमें संशोधन हुआ कब दोस्तों, 27 अक्टूबर 2009 को। 27 अक्टूबर 2009 को इसमें संशोधन हुआ। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर है, संशोधन के बारे में पूछा है, उत्तर नंबर, वैसे संशोधन 2009 में हुआ और लागू हुआ 2010 में। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा, उत्तर हो जाएगा 4। 139 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक रूप है। इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क का क्या रूप है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा उत्तर नंबर 1, गैर दुकान खुदरा बिक्री। यानी इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क में दुकान नहीं होती दोस्तों, नॉन स्टोर रिटेलिंग होती है। जबकि सुपरमार्केट में दुकान होती है, डिस्काउंट रिटेलर में भी दुकान होती है, सीमित लाइन रिटेलर में भी दुकानें होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। ठीक है, 140 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों। कीबोर्ड एक तरह का यंत्र होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपको बताऊंगा मैं कीबोर्ड के बारे में। एक होता है इनपुट डिवाइस और एक होती है आउटपुट डिवाइस। इन दोनों को देखेंगे दोस्तों। कीबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कीबोर्ड। वैसे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड क्या होती है, इनपुट डिवाइस। वैसे इनपुट डिवाइस जो है